हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे शॉर्ट स्वीट चैप्टर में, जो कि चैप्टर है साउंड। ये है आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 11th की टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर। तो 11th स्टैंडर्ड का साउंड सीईटी में पूछा जाता है। ये इस वक्त हम लोग अभी खड़े हैं ब्रह्मास्त्र फिजिक्स के सीईटी बैच में। तो ब्रह्मास्त्र फिजिक्स का सीईटी बैच जो है एक फ्री बैच है, जो कि यूट्यूब पे चल रहा है, खास करके उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं एंड बेसिकली जिन्होंने कोई दूसरा बैच नहीं खरीदा हुआ है या खरीदा भी है तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास जो है पेड बैचेस खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। तो खास करके उन बच्चों तक आप लोग प्लीज़ ये वाला बैच जो है पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें मैं लेके आऊँगा। इस ब्रह्मास्त्र फिजिक्स सीईटी बैच में आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी जो आपको सीईटी के लिए चाहिए। जानकारी से एक बात याद आई कि कल जो है नई डेट्स आ चुकी हैं सीईटी की, जिसके बारे में मैं जो है ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे लाइव लेक्चर में। तो आप लोग प्लीज़, लाइव लेक्चर नहीं था, लाइव वीडियो था, तो लाइव वीडियो में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। 10 मिनट का एक वीडियो है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। वहां पर सीईटी का जो है मैंने डिस्कशन किया है कि सीईटी की डेट्स बदल चुकी हैं, नई डेट्स आ चुकी हैं, क्योंकि सीईटी की डेट्स इलेक्शन की डेट से क्लैश हो रही थी, इसलिए। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा वक्त है, अच्छा मौका है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और ज़बरदस्त बना सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ये पूरे बैच की जो प्लेलिस्ट है ब्रह्मास्त्र सीईटी बैच की, इसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैक्सिमम लोगों तक ये जब वीडियो पहुंचेगा, जब ये चीज़ पहुंचेगी, ये प्लेलिस्ट, ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सब मिलके डिटेल में और पढ़ाई करें। लेकिन जैसे हम लोग जो है ऐसा होता है कि नॉर्मली जब ऑडियंस कम होती है तो जितना पढ़ा सकते हैं मेहनत करके उतना पढ़ाते हैं, लेकिन जब ऑडियंस ज़्यादा होती है तो हम एक्स्ट्रा भी मेहनत करते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं। वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल सी बात है, हर एक के साथ होता है। सो वी आर ह्यूमन बींग्स, वो एक नॉर्मल 2-वे इंटरेक्शन है। बट एनीवे सो आगे बढ़ने से पहले, ये बहुत ही शॉर्ट स्वीट चैप्टर, बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा, तो प्लीज स्टार्ट टू एंड बने रहिए, काफी कुछ सीखने मिलेगा आपको। तो मैं छोटी सी जानकारी दे रहा हूं कि आप जब भी यूट्यूब पे पढ़ाई करने के लिए आते हो तो आप प्रोफेसर ऑफ साइंस ये सर्च बार में टाइप करो, सर्च करो तो आपको ये लोगो दिख जाएगा, नाम लिख के आ जाएगा प्रोफेसर ऑफ साइंस। इस चैनल पे क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी गूगल प्ले स्टोर पे एक फ्री यानी कि एप्लीकेशन वहाँ पे आपको मिलेगी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस पर मैं कुछ फ्री मटेरियल डालता हूँ, कुछ पेड मटेरियल भी डालता हूँ, बट फ्री वाला भी डालता हूँ, तो फ्री वाला मटेरियल आपके काम आ सकता है, ठीक है। ओके, फिर आप जब चैनल पे आ गए तो इन सब में से अगर कोई नोटिस अगर आपको पढ़ना है कि भाई अगला क्या होने वाला, नया चीज़ क्या आने वाली है, तो आप कम्युनिटी पे जाके चेक कर सकते हैं। तो कम्युनिटी पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होली, तो 25 मार्च यानी कि कल सुबह ये पूरा लेक्चर होने वाला है, लाइव सेशन होने वाला है। तो जिसने आज तक 11th की किताब को हाथ लगा के नहीं देखा है वो ये चीज़ पढ़ सकता है। सो 11th स्टैंडर्ड का आपका फिजिक्स की आधी बुक ऑलरेडी कवर हो चुकी है। उम्मीद ये है कि कल होली के दिन, मंडे के दिन, बाकी की आधी बची बुक हो जाए, ये उम्मीद है। लेट्स सी कि हो पाती है कि नहीं, बट विल ट्राई डेफिनेटली ट्राई टू फिनिश द कंप्लीट बुक। तो अगर एक दिन में 5 घंटा पढ़ के अगर आपकी आधी बुक कम से कम खत्म हो रही है तो आपको और क्या चाहिए। तो आपका 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये, और वैसे भी आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे जो 11th में होंगे, जूनियर्स होंगे, उनको भी ये बात बता दीजिए कि ये वाला सेशन होने वाला है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट जो है ये खजाना है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो जैसे कि अपना जो ब्रह्मास्त्र फिजिक्स का सीईटी बैच चल रहा है, एमएसटी सीईटी बैच, तो इसके वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे, 11th वाले भी, 12th वाले भी, बिकॉज सीईटी में 11th भी आता है, 12th भी आता है। फिर जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये है प्रैक्टिकल के वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल जरूर देख लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल्स 12th में आपके काम आएंगे। बाकी सभी लोग को देखना है, चाहे वो 11th में हो चाहे 12th में, 11th की प्लेलिस्ट और 12th की प्लेलिस्ट। इसको मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये असली चीज़ है। ये अगर आपने पढ़ लिया, सुन लिए ये सारे वीडियोस, तो आपको 11th 12th की टेक्स्ट बुक्स छूने की भी ज़रूरत नहीं है। 11th 12th की टेक्स्ट बुक छूने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल टेक्स्ट बुक खोल के एक एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, 11th का और 12th का ये पूरा 1 शॉट सीरीज़ है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग और टाइम
इसमें नहीं डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो टू अवर चैप्टर विच इज साउंड। सो टुडे वी आर स्टडिंग लेसन नंबर, यहाँ पर 5 बोलूँगा मैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेसन नंबर 8 है, लेकिन यहाँ पर CET के हिसाब से 11th का ये 5वां चैप्टर है। सो लेसन नंबर 5 साउंड। सो हम लोग पढ़ रहे हैं MST CET, ये वाला 11th का लेक्चर है ना, 11th स्टैंडर्ड का, और ये है ब्रह्मास्त्र बैच। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। चलिए आइए अब बेसिकली कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो हम लोग जाते हैं फॉर्मूले पर, सभी लोग ध्यान देंगे अभी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले दिए हुए हैं प्लीज बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, बहुत ही बचकाने फॉर्मूले। तो ये है कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होती है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम पीरियड को उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। चलो ठीक है, स्पीड ऑफ वेव या वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है? तो स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, या फिर आप ले सकते हैं लैम्डा अपॉन टाइम। अरे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लैम्डा जो होता है, वेवलेंथ जो होता है, वो डिस्टेंस होता है, और टाइम तो टाइम है ही। तो बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। तो v इक्वल्स टू एन लैम्डा या लैम्डा बाई टी। बाकी ये सब चीजें थियरी हैं, ये आप लोग आराम से पढ़ लेना, सब आपके लिए थियरी वेरी सब लिखी हुई है। ठीक है, याद रखना कि अगर पॉजिटिव वेव के बारे में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली वेव को डिस्क्राइब करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली वेव को, तो यहां पर kx और ओमेगा डी के बीच में माइनस होना चाहिए। ठीक है, kx और ओमेगा डी के बीच में माइनस होना चाहिए। तो अगर इन दोनों के बीच में माइनस है तो ये वेव प्लस डायरेक्शन में चल रही है, और अगर इन दोनों के बीच में प्लस है तो फिर वेव जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। ये मैंने सबसे शॉर्टकट बताया है, इसकी और भी डिटेल्स होती है, लेकिन वो इस चैप्टर में काम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो लिसन, तो kx और ओमेगा टी के बीच में अगर माइनस रहा तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, और अगर kx और ओमेगा टी के बीच में प्लस रहा तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। उल्टा है बिल्कुल, तो नेगेटिव डायरेक्शन तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? अच्छा, अगर कोई धागा है जिसको मैंने 2 कीले के बीच में बांध दिया, तो ये एक कीला ये है, दूसरा कीला, कीला समझते हो ना, आयरन नेल, अरे बाबा हथौड़ी से जिसको ठोकते हैं, तो 2 कीले के बीच में अगर मैंने धागा बांध दिया और बेसिकली इसको पकड़ के खींचा और छोड़ दिया, तो ये ऐसा हिलना स्टार्ट करता है ना, तो धागा हिलता है। तो इस पे जो वेव्स बन रही हैं तो उनकी स्पीड क्या है? तो उनकी स्पीड है √T/m। √T/m जहाँ पे T टेंशन और m है मास पर यूनिट लेंथ। ये मास नहीं है, ये लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास अपॉन लेंथ है ये। ठीक है, अब न्यूटन नाम के जो बंदे थे, आपको मालूम है उनका हाथ हर जगह घुसा हुआ है। तो न्यूटन ने 400 साल पहले एक फॉर्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड के लिए। तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है √E/p। p नहीं है, ये रो है, रो मतलब डेंसिटी। तो ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम और ये है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये था न्यूटन का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बाद में न्यूटन के फॉर्मूले को, मतलब देखो न्यूटन के फॉर्मूले को अगर मैं और एक बार लिखूं तो वो ऐसा होगा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। न्यूटन ने बोला था कि ये जो इलास्टिसिटी मॉड्यूलस है ये कुछ और नहीं बल्कि प्रेशर है, प्रेशर, दैट्स इट, सिर्फ प्रेशर। तो ये न्यूटन का फॉर्मूला था, लेकिन न्यूटन का फॉर्मूला बाद में गलत साबित हुआ, और लैप्लास नाम के जो साइंटिस्ट थे, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये भी न्यूटन की तरह महान थे, बट प्रॉब्लम ये कि इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, क्योंकि ये पैदा हुए थे न्यूटन से आगे के जमाने में 100 साल पहले, मतलब 100 साल बाद, न्यूटन के 100 साल के बाद पैदा हुए थे, तो इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। न्यूटन के जमाने में ही होते, और इन्होंने जो काम किया है, न्यूटन के आगे का ऊपर का काम किया है, वो सारा काम उस जमाने में किया होता तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते लैप्लास। चलो एनीवे सो लिसन वेरी केयरफुली। बाय द वे, लैप्लास जो थे, नेपोलियन बोनापार्ट, कभी नाम सुना है? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, तो नेपोलियन बोनापार्ट के कोर्टियर थे। नेपोलियन बोनापार्ट के दरबार में एक नवरत्न टाइप के जो होते हैं ना, वैसे थे। ओके एनीवे, यहां जाते हैं। तो लैप्लास ने क्या बोला? गैमा p/ρ। ठीक है, उन्होंने गैमा लगा दिया। गैमा क्या होता है? CP/CV होता है। CP मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे बाबा हाँ के ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सब चीजें ना आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं रेगुलर लेक्चर्स में। तो ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला है भाई, 11वीं का चैप्टर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो स्पेसिफिक हीट, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये गैमा है, गैमा की वैल्यू क्वेश्चन में दी रही है। ठीक है, यूजुअली दी रहती है। ओके, उसके बाद में कि जो साउंड है, साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है, बस ये बात याद रखिए। ठीक है,
सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी साउंड की बढ़ेगी। ओके, उसके बाद तो लाउडनेस के बारे में बोला है। सो लाउडनेस होता है, लाउडनेस अरे मतलब कोई भी आवाज कितनी तेज सुनाई दे रही है उसकी जो लाउडनेस है वो होती है 10 log ऑफ I अपॉन आई नॉट। आई नॉट वो चीज है, एक रेफरेंस है, रेफरेंस इंटेंसिटी। अरे ये मिनिमम से मिनिमम इंटेंसिटी है जो आप सुन सकते हैं, सबसे कम इंटेंसिटी जो आप सुन सकते हैं उसे बोलते हैं आई नॉट। अरे आवाज अगर मैं कम करते जाऊं कम करते जाऊं कम करते जाऊं कम करते जाऊं तो एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपको आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो वो सबसे कम जो आवाज है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकता है उसे कहते हैं आई नॉट। और अभी जो आवाज सुनाई दे रही है, कोई भी मान लो बाजू में से ट्रेन गई, प्लेन गया, तो उसकी आवाज है आई। तो जो चीज की आवाज दी गई है वो आवाज को डिवाइड करेंगे आई नॉट से, है ना, डिवाइड करके लॉग निकालेंगे, ये नेचुरल लॉग है, लॉग टू द बेस ई है, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एल आ जाएगा, लाउडनेस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट आ जाते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है मैं इसको अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूं, सब लोग ध्यान दीजिए। सो डॉपलर इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। सो डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। डॉपलर इफेक्ट का एक ही फॉर्मूला है और बहुत ही मस्त फॉर्मूला है। सो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है कि जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है इट इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस माइनस वी इज वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द लिसनर, जो सुन रहा है। लिसनर बोल सकते हैं या ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, मैं कभी कभार वी ओ लिख दूंगा तो घबरा मत जाना। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ द व्हाट सोर्स। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब ये है क्या, तो सुनो सुनो, होता ये है कि जब कोई गाड़ी या ट्रक या ट्रेन हमारे तरफ आ रही होती है तो उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और जब वो दूर जा रही होती है तो उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब लाउडनेस मत समझ लेना, वो नजदीक आ रही है लाउडनेस बढ़ रही है वो तो हो गई, दूर जा रही है लाउडनेस कम होगी। अरे किसी को भी मालूम है कि कान के पास कोई आके चिल्लाएगा तो आवाज तेज आने वाली है, दूर जाके चिल्लाएगा तो आवाज कम आने वाली है। वो डॉपलर इफेक्ट नहीं है। डॉपलर इफेक्ट ये है कि जब नजदीक आते आते हॉर्न बजाएगा ना कोई तो वो आवाज पतली रहती है, जैसे ही वो अपने को क्रॉस करता है उसकी आवाज मोटी हो जाती है। तो आवाज का पतला या मोटा होना ये डॉपलर इफेक्ट है। ठीक है, तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये स्पीड ऑफ साउंड है v, ये वो बंदा है जो सुन रहा है आवाज खड़े होके, ठीक है, और ये कौन है जो आवाज बजाते हुए जा रहा है। तो जैसे कि एक बस, तो बस की स्पीड है ये आदमी की स्पीड है, ये आवाज की स्पीड है। ठीक है, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो सुनाई देती है, ये वो फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल में फेंकी जाती है, मतलब हॉर्न में से जो निकल रहा है वो फ्रीक्वेंसी है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन सुनने वाले को कभी पतला दिख रहा है, कभी मोटा सुनाई दे रहा है, कभी पतला सुनाई दे रहा है, कभी मोटा सुनाई दे रहा है, तो वो ये है। इस बात को समझिए। तो ये हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये हो गया एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल एमिटेड फ्रीक्वेंसी, जो एमिट की जा रही है, फेंकी जा रही है, एक्चुअल एमिटेड फ्रीक्वेंसी। ये है वो जो सुनाई दे रही है, तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एपेरेंट जो सुनाई दे रही है, कभी मोटी आवाज हो सकती है, कभी पतली आवाज हो सकती है, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। समझ गए बच्चा? ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द स्पीकर या सोर्स। सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स बोल दो, स्पीकर बोल दो, चलेगा। हॉर्न बोल दो, हॉर्न, अरे हॉर्न भी बोल सकते हैं ना। और फिर ये होता है वेलोसिटी ऑफ लिसनर, वेलोसिटी ऑफ लिसनर। ठीक है, तो अब इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। इसको यूज कैसे करना है तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। तो मान लो कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि एक बंदा जगह पे खड़ा है लेकिन ट्रेन हॉर्न बजाते हुए इसके नजदीक आ रही है। तो ट्रेन हॉर्न बजाते हुए नजदीक आ रही है, तो ट्रेन तो चल रही है, मतलब स्पीकर चल रहा है, लेकिन बंदा रुका हुआ है। ठीक है, बंदा रुका हुआ है, लिसनर रुका हुआ है। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला आएगा, इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देने वाली है वो है n, और वो हो जाएगा n0 v। यहां पे लिखो v। अब सोचो, अब सोचो, यहां पे था लिसनर, लिसनर चल रहा है कि रुका हुआ है? रुका हुआ है। तो यहां पे डायरेक्टली जीरो कर दो, प्लस माइनस हो भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो है। अरे प्लस माइनस जीरो, ठीक है, यहां पे प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। ये तो है सोर्स। अब सुनो,
जब चीजें नजदीक आती है ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बात याद रखना। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आवाज पतली होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, आवाज मोटी होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी का कम होना। ठीक है, तो लिसन वेरी केयरफुली। तो जब कोई चीज नजदीक आती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ये बढ़ाना है, इसका मतलब ये जो नीचे का टर्म है कम होना चाहिए। कम होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो आपका फॉर्मूला बन चुका है n इक्वल्स टू n नॉट v अपॉन v माइनस वी एस। बहुत ही बचकान है। तो एक केस ये हो गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि बंदा जो है वो दौड़ रहा है। सो बंदा जो है वो आगे भाग रहा है और ट्रेन खड़ी है। सो ट्रेन जगह पे ही खड़ी है, धुआं हुआ कुछ नहीं निकल रहा है, ट्रेन जगह पे खड़ी है। तो जो सोर्स है उसकी स्पीड 0 है, लेकिन बंदे की कुछ तो स्पीड है, तो इस बंदे की स्पीड है विच इज VL। ठीक है, ओके। अब देखते हैं। तो बेसिकली n इक्वल्स टू n0। तो अब इसे जो सुनाई देगा क्या होगा, तो v लिखो, नीचे भी v लिखो। अब प्लस माइनस के बारे में सोचो। ये जो बंदा है ये तो रुका हुआ है, स्पीकर तो रुका हुआ है। अरे हाँ क्या ना बच्चा, स्पीकर रुका हुआ है भाई। तो अगर स्पीकर रुका हुआ है तो यहाँ पे तो प्लस माइनस 0 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी लिखना है लिख दो, 0 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बंदा चल रहा है। अच्छा, ये बंदा उसके करीब जा रहा है ना, अरे ये बंदा करीब जा रहा है, तो जब नजदीक आती है चीजें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो ये बढ़ना चाहिए। ये बढ़ने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो VL आ गया, खत्म हो गया। तो n इक्वल्स टू n0 v प्लस VL अपॉन v। अरे नीचे जो है वो है, अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने तो ऊपर प्लस करना पड़ेगा ना भाई, है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलो ये हो गया, आगे आ जाते। अब मान लो कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो ये जो बंदा है क्या कर रहा है कि इधर भाग के आ रहा है, और वो जो ट्रेन है वो भी इधर भाग के आ रही है। सो अब सब चल रहे हैं ना, तो बेसिकली लिसनर भी चल रहा है, सोर्स भी चल रहा है, और दोनों करीब आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। तो अब यहां पे तो लिखो ऐसा, यहां पे V, यहां पे V। अब सोचो ये सोर्स यहां पे लिखते हैं सोर्स, ये नजदीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, नजदीक आ रहा है ना, बढ़नी चाहिए, तो नीचे माइनस होना चाहिए, ये हो गया। अच्छा, ये उसके नजदीक जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस, हो गया, खत्म। अब मान लो दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं। सो बेसिकली ये भाग रहा है इधर, ठीक है, और ट्रेन भाग रही है उधर, ट्रेन भाग रही है उधर। तो इस केस में क्या होगा, तो यहां पे लिखो वापस से n इक्वल्स टू n0 v। अब सोचो ये बंदा दूर जा रहा है, तो लिसनर जो है दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो ऊपर कम करना है ना, कम, तो माइनस लिख दो। अच्छा, वैसे ये जो बंदा है सोर्स, ये भी दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो नीचे कर दो प्लस, तो VS हो गया। अरे इट्स सो डैम इजी यार, कितना बचकाना है। ओके, एक केस और भी है, वो ये है, मतलब दो केस, कि वो जगह पे खड़े हैं, नहीं ये जगह पे खड़े हैं लेट्स से, और जो ट्रेन है दूर जा रही है, तो ट्रेन दूर जा रही है। सो ये तो रेस्ट पर है, तो VL इज 0, VS कुछ तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल्स टू n0। फिर क्या होगा बच्चा, फिर क्या होगा, यहाँ पे ऊपर आएगा V, नीचे आएगा V। सॉरी, लिसनर जो है वो तो 0 पर है, तो ये प्लस माइनस 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोर्स के बारे में बात करो, सोर्स दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, तो घटना चाहिए मतलब नीचे माइनस आना चाहिए, VS हो गया। लास्ट केस, ये बंदा दूर भाग रहे हैं लाइक दैट, और ट्रेन जगह पे खड़ी है, सो ट्रेन इज नॉट मूविंग एट ऑल, ठीक है, ट्रेन जगह पे खड़ी है, तो ये स्टेशनरी है या रेस्ट पर है ये बंदा, लेकिन ये बंदा भाग रहा है, ट्रेन रुकी हुई है, बंदा भाग रहा है, बंदा भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में आ जाएगा n इक्वल्स टू n0 v, नीचे भी V। लिसनर दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं ना, अबे ट्रेन खड़ी है, ये दूर भाग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, तो V माइनस VL, ये जगह पे ही है, तो बेसिकली V प्लस माइनस 0। सो ये बन गया n इक्वल्स टू n0, ये क्या बन गया, n0 V अपॉन V माइनस VS, है ना, और ये क्या बन जाएगा, V माइनस VL अपॉन V, है ना। तो ऐसे करके फॉर्मूले आप अपने बनाते जा रहे हैं, 6 फॉर्मूले अपने आप बन रहे हैं। याद क्या रखना था, सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, जो कि था ये वाला फॉर्मूला। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, बाकी ऑटोमेटिकली चीजें होती चली जा रही है, ठीक है। बस दिमाग लगाना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि कम हो रही है, नथिंग एल्स। आई होप के सभी के मस्तिष्क में सारी बातें प्रवेश कर चुकी हैं, ठीक है, ओके।
तो ये सारी चीजें डॉपलर इफेक्ट की यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन पे आने से पहले एक बात और हो जाए, वो ये है कि मान लो कोई एक सितारा है, कोई स्टार है, तो लेट्स से कि दिस इज अ स्टार। वैसे स्टार ऐसा दिखता नहीं है, ये तो हम लोग बचपन में ऐसी पोइट्री के तौर पे बनाते थे, असलियत में स्टार ऐसा दिखता नहीं है भाई। तो एक स्टार है, ये मानो चल के हमारी तरफ आ रहे हैं, चल के हमारी तरफ आ रहे हैं, अरे आता रहे वो, स्टार मूव होते हैं, स्टार मूव होते हैं, तो हम लोग पृथ्वी पे खड़े हैं, ये हमारी तरफ चल के आ रहे हैं। तो इसकी जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? ये जो भी लाइट फेंकेगा ना, ये सिर्फ साउंड के साथ नहीं होता डॉपलर इफेक्ट, लाइट के साथ भी होता है। तो ये जब फेंकेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि नजदीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ब्लू की है कि रेड की है? तो सुनो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा है और रेड की बहुत ही कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, हाँ क्या ना? तो ब्लू की ज्यादा है और रेड की कम है, सो रेड की कम फ्रीक्वेंसी। अरे बाबा, इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसकी कम फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू। ओके, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज मोर, रेड इज लेस। तो अगर इस बंदे की फ्रीक्वेंसी, अरे ये लाइट कोई भी कलर की रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीली लाइट है पीली रहने दो, ये लाइट पीली से ब्लू नहीं बनेगी, रेड नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे उसके नजदीक जाएगी। तो जब लाइट जाएगी ब्लू या रेड के नजदीक, सुनो ध्यान से, जब ये सितारा हमारी तरफ आएगा, जब ये सितारा हमारी तरफ आएगा, अर्थ की तरफ आएगा, तो इसके लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। मतलब येलो कहां जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए? ब्लू की तरफ जाना चाहिए। अरे येलो ब्लू की तरफ जाना चाहिए भाई, ठीक है, तो येलो ब्लू की तरफ जाना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। तो सितारा अगर नजदीक आ रहा है तो ब्लू शिफ्ट होता है, ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। स्टार अप्रोचेस, तो स्टार अपने को अप्रोच कर रहे हैं, और अगर स्टार दूर भाग रहे तो, दूर भाग रहे तो, दूर भागेगा तो जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो होगा रेड शिफ्ट। तो स्टार गोज अवे, तो स्टार जब दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। अब ये सच में होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि येलो लाइट ब्लू बन जाएगी, रेड बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। ब्लू की तरफ जाएगी, हल्का सा सरकेगी, हल्का हल्का सरकेगी, वैसे रेड की तरफ हल्का सरकेगी। और ये सच में होता है, इसी की मदद से हम लोगों ने पता लगाया है कि यूनिवर्स में कभी ना कभी बिग बैंग हुआ था और पूरी दुनिया एक्सप्लोजन में पैदा हुई है। ये सारी बातें ऐसे ही मालूम पड़ी, ठीक है। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में भी बात कर नहीं पाएंगे, अपने पास इतना टाइम नहीं है, अपने को सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना बच्चा। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आ गया डॉपलर इफेक्ट का पहला सवाल। भाई सब लोग सवाल पहले अच्छे से पढ़ लो ध्यान से। तो पढ़ लिया सवाल आप लोगों ने? देखिए सवाल बहुत ही सिंपल है। A source is moving towards the observer with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो सुनो, यहाँ पर आपको सोर्स की स्पीड यानी कि Vs दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है यानी कि N0 वो भी आपको दिया हुआ है 240 हर्ट्ज। और फिर क्या है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। अच्छा, ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द लिसनर भी दिया हुआ है। व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर? चलो ये तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ साउंड भी दिया हुआ है v, तो हमें पता है कि n इक्वल्स टू N0, v ऊपर v नीचे। अब सोचना है आगे, तो दोनों नजदीक आ रहे हैं, तो दोनों केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। तो ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो v प्लस VL होगा, और नीचे कुछ ऐसा करना होगा कि वापस से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो नीचे माइनस करना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अरे ऊपर प्लस डालोगे तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, नीचे माइनस डालोगे तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दैट्स इट। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो है जवाब देख लेते हैं क्या आता है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी 240 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड है 340, तो 340 ऊपर भी लिखा, 340 नीचे भी लिखा। यहाँ पे VL लिसनर की जो स्पीड है वो है 20 और सोर्स की स्पीड भी है 20, तो ये हो गया आपका 240 इंटू, ये ऊपर है 360 नीचे है 320। समझ में आ रहा है बच्चा? सो अब हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे सो ये क्या हो जाएगा, सो 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32, तो इस तरीके से 3/4 आएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 ज़ा 36, सो 19 to 3 270 हर्ट्ज इज द आंसर। तो सुनाई देगा 270 हर्ट्ज, बढ़ के फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखा बच्चा,
अरे कितना बचकाना था, इट वॉज सो डैम इजी। आगे बढ़ते हैं, एक फालतू स्लाइड क्रिएट हो गया लग रहा है। ओके चलिए यहां ध्यान दीजिए सभी लोग, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो ये हो गया आपका आंसर, है ना, ऑप्शन ए 270 वाला देखा था ना तुम लोगों ने, 270। चलो आगे जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, कि a source is emitting waves of frequency f move towards an observer with a velocity v by 4। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। तो एक सोर्स जो है फ्रीक्वेंसी फेंक रहा है f, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो फेंक रहा है वो है f, और फाइनल फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो होगी लेट्स से f डैश, ठीक है। अरे हम लोग n लिखते थे, n इक्वल टू n0, हम लोग ने f बोला है तो f लिख दो ना, तो f डैश इक्वल टू f। आगे क्या, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड है v, ऊपर भी v लिखो नीचे भी v लिखो। टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा सोर्स, सोर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा सोर्स, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा नंबर चाहिए, तो यहाँ पे माइनस करना होगा नीचे। चलो हो गया। और उसके बाद में क्या बोला, अच्छा कितना स्पीड दिया ये भी दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है vs v by 4। अच्छा उसके बाद एंड ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, अच्छा ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए। अरे बाबा तुम नजदीक, मतलब सोर्स नजदीक आ रहा है लेकिन तुम दूर भाग रहे हो, तो तुम दूर भागोगे तो फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये हो गया लिसनर, और लिसनर की स्पीड भी दी हुई है विच इज v by 6। अरे हाँ क्या ना भाई, तो vs भी दिया है और vl भी दिया, तो ये है vs और ये है vl। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, f डैश इक्वल्स टू f इंटू v माइनस क्या हो जाएगा, vl कितना है, vl कितना है, v by 6 है, और v माइनस ये कितना है, v by 4 है, ठीक है बच्चा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 1 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 विल बी 5, तो 5v by 6 ऊपर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 4 1 4 माइनस 1 3, 3 by 4 आ जाएगा, तो 3v by 4, v कैंसल हो जाएगा, 2 3 एंड 2 2 ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, सो 10f by 9। सो ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 10f by 9। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे क्या बचकान है सवाल ने डॉपलर इफेक्ट किया, बहुत ही बचकान। अरे हैव नो फियर व्हेन प्रोफेसर भैया इज हियर, काहे टेंशन लेते हो तुम लोग यार। तो ये हो गया 10 by 9f। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑब्जर्वर है मूव कर रहा है टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, तो ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है टूवर्ड्स जा रहा है ना, तो ओके अपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो n इक्वल्स टू n0, यहाँ पे v ऊपर v नीचे लिखो, टूवर्ड्स द सोर्स जा रहा है ना ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, मतलब यहाँ पे प्लस डालना होगा, तो ये हो जाएगा आपका लिसनर की वेलोसिटी विद अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो 1/5 बोल दिया है, तो यहाँ पे है ना लिसनर की वेलोसिटी दिया हुआ है, हाँ विच इज v by 5। अरे वेलोसिटी ऑफ साउंड का 1/5 है ना, 1/5 बोला है। अच्छा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, अच्छा सोर्स स्टेशनरी है तो सोर्स रुका हुआ है, तो सोर्स रुका हुआ है तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता रे बाबा, प्लस माइनस कुछ भी डालो 0, ये हो गया। अब यहाँ पे आंसर देखो क्या आएगा, तो n इक्वल्स टू n0, इन लोग बोल रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, या परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, रुको, अरे हाँ क्या ना परसेंटेज निकालना है भाई, तो n इक्वल्स टू n0, यहाँ पे आ गया आपका v प्लस ये जो vl है, vl कितना है, v by 5 है, ठीक है, और नीचे क्या है, v है, बस इतना ही है ना। तो n by n0 आ क्या रहा है, 5 1 5, 5 plus 1 6, 6 by 5, सो 6 by 5 v आ रहा है, और नीचे भी v है, v कैंसिल हो गया। अच्छा अब ये क्या है, फाइनल फ्रीक्वेंसी अपॉन इनिशियल फ्रीक्वेंसी, तो अब क्या करो, दोनों बाजू -1 करो, सो n by n0 -1 इक्वल्स टू 6 by 5 -1। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका n minus n0 by n0 इक्वल्स टू 6 minus 5 by 5, ऐसा हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि जो चेंज हुआ वो आ गया ना अपॉन ओरिजिनल, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, सो डेल्टा n अपॉन n0, ये आ गया आपका 1/5। तो चेंज मुझे चाहिए था इसलिए, तो n माइनस n0 अपॉन n0, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो अब ये जो चेंज है ये बढ़ गया, मतलब इंक्रीज पूछा है ना, चेंज पूछा, परसेंटेज चेंज पूछा, तो दोनों जगह पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो इधर भी 100 आ जाएगा। अरे हाँ के नारे बाबा। सो इधर भी आ जाएगा 100 परसेंटेज चेंज में, और उधर भी आ जाएगा 100। सो ये आ गया आपका 20%। तो दैट इज आंसर। 100/5 इज 20। सो 20% इंक्रीज होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो डैम इजी, खूब सोपा होता, बहुत ही सरल था। तो 20%। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अब इसमें क्या बोला है, ये सब डॉपलर इफेक्ट वाले सवाल हैं ज्यादा। बस डॉपलर इफेक्ट का ये आखिरी करेंगे, इसके बाद फिर दूसरा कुछ देखेंगे, ठीक है। चलो एनीवे, फिर आगे क्या है, द पिच ऑफ द विसल ऑफ एन इंजन अपीयर्स टू ड्रॉप टू 5/6 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, तो जो फाइनल पिच है जो सुनाई दे रही है वो इनिशियल पिच का 5/6 है, 5/6 है, इनिशियल पिच का 5/6 है, ठीक है। कब? जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। तो ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी है, लिसनर स्टेशनरी है, जीरो स्पीड पर है। स्टेशनरी बोले तो रुका हुआ। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ इंजन इज हाउ मच। तो स्पीड ऑफ इंजन मतलब अरे यानी कि जो ट्रेन है, सोर्स है, उसकी स्पीड क्या है। चलो ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी, यहां पे अपन क्या लिखते हैं बच्चा, यहां पे अपन लिखते हैं, देखो लिसनर तो रुका हुआ है तो प्लस माइनस जीरो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सोर्स है उसका क्या, तो सोर्स जो है, सोर्स चल रहा है कि रुका हुआ है? नहीं, इंजन चल रहा है, इंजन चल रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, बिकॉज बोला इंजन पास है, तो इंजन चल रहा है, इंजन चल रहा है मतलब ये चल रहा है। और सोर्स की मतलब सॉरी, जो रुका हुआ बंदा है ना, सुन रहा है जो, उसकी तरफ जा रहा है। इंजन कहाँ जा रहा है? रुके हुए बंदे की तरफ जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। When it passes a stationary, नहीं, तरफ नहीं जा रहे हैं। When it passes तो उसको क्रॉस करके आगे निकल गए। अरे बाबा, आ रहा होगा कहीं से, आ रहा होगा कहीं से, पासेज आगे चला गया, आगे चला गया, तो फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी घट ही रही है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इधर घटना चाहिए, इसका मतलब नीचे प्लस आना चाहिए। अरे नीचे प्लस होगा, बड़ा नंबर होगा, तभी तो इधर घटेगा ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका v + vs। अब परफेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6f इक्वल्स टू f v/v, और ये कितना है दिया है ना, सब साउंड की स्पीड दी है ना, तो वही डाल देते हैं। साउंड की स्पीड कितनी दी है? 350, नीचे भी है 350, प्लस सोर्स की स्पीड कितनी है? सोर्स की है क्या स्पीड? हाँ दिया है ना स्पीड, नहीं सोर्स की स्पीड ही निकालना है। स्पीड ऑफ द इंजन इज व्हाट, तो सोर्स यानी कि इंजन की स्पीड कितनी है वही निकालना है। तो यहां से एफ और एफ कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चा, एफ और एफ कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है जरा ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर हाँ, इसको सॉल्व करना है हमको, है ना, इसको सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 350 प्लस VS है, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 350 आ जाएगा, खाली 350। देख लो ध्यान से, ये देखो 6 वाला 350 पे और 5 वाला इस पे, मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा 350 प्लस VS, ओके। तो 6 वाला 350 से मल्टीप्लाई होगा और 5 वाला 350 प्लस VS से। तो ये हो जाएगा 5 × 350 प्लस 5 VS इक्वल्स टू 6 × 350। तो 5 VS इज 6 × 350 माइनस 5 × 350। अरे हाँ क्या ना बच्चा, क्या किया मैंने बच्चा, इसको मैं उठा के उधर ले गया। तो अब यहां पे बचा 1 × 350, बस इतना ही बचा, और ये 5 × VS। अरे बाबा 6 - 5 हो गया ना, ठीक है। तो VS इज इक्वल्स टू 350/5। सो 5 × 7 = 35 और 70। तो जो ट्रेन की स्पीड, इंजन की स्पीड है 70 मीटर पर सेकेंड है। दैट्स इट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कळलं सगळ्यांना? अरे खूप सोपा होता रे बाबा, इट वॉज डैम इजी। बस अभी डॉपलर वाला भी आप लोग को होमवर्क है, आप लोग करते रहो डॉपलर वाला आलम से, है ना। अरे बता तो दिया भी यार, दूसरा कुछ इतना अजीब सा। हाँ ये देखो, तो यहां पर क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ वेव मोशन इज दिस मच। ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर x इज इन m एंड t इज इन सेकेंड्स, ओके ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द वेव कितनी होगी? तो लिसन, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता होना चाहिए, या फिर वेवलेंथ और टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कुछ तो ऐसा दोनों में से एक मालूम होना चाहिए, है ना, ऐसा। अब सुनो, ये जो इक्वेशन लिखी है इसको कंपेयर करना है। y इक्वल्स टू a sin ω t - kx
प्लस फाई से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मुझे सिर्फ ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 12 पाई, है ना, कंपैरिजन करने पे, ऑन कंपेयरिंग। सो हम जब कंपेयर कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, अरे भाई तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं भाई? सो ऑन कंपेयरिंग ओमेगा इक्वल्स टू 12 पाई। लेकिन ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां से कैंसिल जब करेंगे तो 6 आ जाएगा। सिर्फ कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 6 हर्ट्ज आ जाएगी। तो चलो फ्रीक्वेंसी तो मिल गई, टेंशन ही नहीं है। अब ये जो के है, के अगर मैं निकाल लूं तो मुझे लैम्डा भी मिल जाएगा। अरे फ्रीक्वेंसी मिली ओमेगा से, के से मिलेगा लैम्डा, अरे लैम्डा मिलेगा के से, फ्रीक्वेंसी मिली ओमेगा से, लैम्डा मिलेगा के से। सो के की वैल्यू क्या नजर आ रही है? सो ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो इक्वेशंस को, सो के की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा? के की वैल्यू आ रही है 0.02 पाई बस, है ना। के एक्स की वैल्यू 0.02 पाई एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल है। सो के की वैल्यू 0.02 पाई है। अरे कळलं की नाही रे सगळ्यांना? सो यहां पर के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 0.02 पाई ऐसे करके आ रहे हैं। सो बेसिकली अब इसको उल्टा करेंगे, जब जैसे उल्टा कर देंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई बन जाएगा। एक सेकंड, 2 पाई बनाने की जरूरत नहीं है, पाई पाई इधर ही उड़ा सकते हैं। चलो ठीक है, बना दिया। लैम्डा अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.02 पाई। सो पाई सबसे पहले उड़ जाएगा, पाई गया, पाई गया। सो लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 0.02। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 2, ये है 2 इंटू 10⁻²। अरे भैया दो नंबर को लेफ्ट में लेना पड़ेगा, तब जाके 2 बनेगा ये। सो 2 कैंसिल होकर 1 आ गया, लेकिन 10⁻² ऊपर आएगा, 10⁻² हो जाएगा तो आ जाएगा 100। सो लैम्डा आ गया 100 मीटर्स। सो एक सेकेंड, तो यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई और लैम्डा मिल गया, है ना। फ्रीक्वेंसी 6 है और लैम्डा 100 है, तो v क्या है? v इक्वल्स टू एन लैम्डा, v इक्वल्स टू एन लैम्डा। सो 6 इंटू 100, सो 600 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 600 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या मजेदार सवाल था। आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल है ना, ऐसे सवाल देख के बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अबे बचकाना सवाल होता है भाई, ध्यान से देखो कितना बचकाना है। आगे बढ़ते हैं। तो 600 मीटर पर सेकेंड आ चुके हैं, आगे बढ़ गए हम लोग अभी। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दिया है 220 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू बी 220 हर्ट्ज, ठीक है। आगे वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 330। When the tuning fork completes 80 vibrations, so number of vibrations is 80. The distance traveled by the wave is how much? तो distance traveled by the wave is how much? ठीक है। तो सुनो, तो उन लोगों को डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना होगा? सुनो सुनो सुनो, डिस्टेंस क्या होगा? एन लैम्डा होगा। अब आप बोलेंगे हैं सर एन लैम्डा कैसा है? अरे मेरा बच्चा सुनो, एक वेव जब चलती है तो जब वो एक वेव, मतलब ये जो एक वेव कंप्लीट होती है, एक वेव जब कंप्लीट होती है तो कितना डिस्टेंस कंप्लीट करती है वो? अरे एक वेव जब पूरी बनती है क्रेस्ट और ट्रफ, तो कितना डिस्टेंस आगे चलती है? लैम्डा। तो अगर मैं 2 वेव ऐसा चला दूं, 2 वेव चला दूं तो क्या होगा? 2 लैम्डा कंप्लीट हो जाएगा। अबे हाँ के ना? तो ऐसा 80 बार चलाना है ना उन लोग, 80 बार चलाना है रे बाबा। When the tuning fork completes 80 वाइब्रेशन, 80 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ मतलब 80 बार वेव आगे चल गई है, तो 80 बार चलेगी तो 80 इंटू लैम्डा आएगा। समझ गए? अब सिर्फ रह गया है प्रॉब्लम लैम्डा का, तो लैम्डा तो निकल ही जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया है, वेलोसिटी दिया है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी इज, एक सेकंड, वेलोसिटी दिया है ना, तो लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितना है? 330। फ्रीक्वेंसी कितना है? 220। तो 0 0 कैंसिल हो गया। सो 33/22 आ रहा है, कोई बात नहीं, इसी को ले लो पूरा। सो 33/22, ठीक है बच्चा। वैसे ये 3/2 आ गया। कैसे आ गया 3/2? अरे भैया 3/2 आ गया ना रे बाबा, 11 2 22 और 11 3 33। सो चलो 3/2 ले लो। सो अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 80 इंटू लैम्डा, यानी कि 80 इंटू 3/2। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 तो 40 हो गया, 43 120। सो 120 मीटर्स आगे गई है आपकी वेव। तो वेव जो है 120 मीटर्स आगे गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप के सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं। 120 मीटर्स, सारे जवाब दिए हुए। अच्छा, इफ अ स्टार अपीयर येलो स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग टुवर्ड्स द अर्थ, इट्स कलर अपीयर्स टू बी टर्न। अच्छा, तो अगर एक सितारा पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो उसका कलर क्या हो जाएगा? कलर होगा कुछ नहीं, जो कलर है वही रहेगा। ये गलत सवाल है। कलर किसकी तरफ जाएगा? हाँ वो ठीक है,
तो अगर सितारा नजदीक आएगा तो कलर जो है धीरे धीरे ब्लू की तरफ जाएगा, ग्रेजुअली, सडनली ब्लू हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, रॉन्ग है, ग्रेजुअली ब्लू की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 10th का डी, ब्लू शिफ्ट फॉर कमिंग क्लोजर। अरे आई होप के समझ में आ रहा है। तो ये सब जो सवाल हैं ये सब डॉपलर वाले हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं। डॉपलर जिसमें नहीं रहेगा वो वाला करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा ये देख लेते हैं, ये भी कुछ अलग है। तो एक प्रोग्रेसिव वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो चलो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ले लिया। आगे उसकी स्पीड कितनी है भैया, 350 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है, द चेंज इन द फेज एट अ गिवन टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल भी दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। अच्छा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, एक 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा या फिर 2 पाई टी अपॉन टाइम पीरियड। तो दोनों फॉर्मूले में से अब यूज क्या कर सकते हैं, क्योंकि टी दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, ठीक है बच्चा। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। अब 2 पाई तो हमारे पास है, टाइम भी दिया हुआ 0.01, लेकिन ये टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। तो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.01 इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी है 50 हर्ट्ज है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.01 इंटू 50 हर्ट्ज। तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 0.01 करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, सो इट विल बिकम 5 ना, है ना, 5 बन जाएगा ना, नहीं 5 नहीं 0.5 बनेगा ना। देखो एक 0 गया इधर तो ये 1 इधर शिफ्ट हो गया बराबर, और 5 मल्टीप्लाई किया तो 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 इट विल बिकम 0.5। सो 2 पाई इंटू 0.5, 2 पाई इंटू 0.5, सो इट विल बिकम व्हाट, 1 पाई, सो इट विल बिकम 1 पाई, 1 पाई रेडियन, पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन आ जाएगा, ऑप्शन सी। अरे 2 इंटू 0.5 1 हुआ ना रे बाबा, तो ये आ जाएगा पाई रेडियन, ऑप्शन सी, परफेक्ट। सो एकदम मस्त चीज़ है। वापस से डॉपलर इफेक्ट आ गया, ये आप लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अच्छा इसमें क्या बोला है, दो मोनोटॉमिक आइडियल गैस है ए और बी, दोनों का मॉलिक्यूलर मास दिया, आइडियल गैसेस हैं ए और बी और उनका मॉलिक्यूलर मास M1 M2 दिया हुआ है। फिर दे आर एनक्लोज इन सेपरेट कंटेनर्स केप्ट एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस ए टू दैट इन बी इज हाउ मच। अच्छा स्पीड पूछा है, V1 बाई V2 का रेशियो पूछा है, या VA बाई VB का रेशियो पूछा है, समझ गए। सो V1 बाई V2 बोल दो, चाहे VA बाई VB बोल दो, सो ये रेशियो पूछा है, ठीक है। अच्छा अब मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस। अब ध्यान से सुनिए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ गैमा P बाई रो, है ना, ये रहता है। अच्छा अब इसी को थोड़ा सा और सुधार के अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो V इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा, P रहेगा इधर ही, डेंसिटी होती है मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा PV बाई M हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा मेरा बच्चा, होगा ना, अरे V ऊपर चला जाएगा ना भाई। सो ये बन जाएगा आपका V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गैमा PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, सो NRT बाई M आ जाएगा। तो N अपॉन M क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास मॉलिक्यूलर वेट होता है। सो अंडर रूट ऑफ गैमा RT बाई M नॉट, तो M नॉट इज द मॉलिक्यूलर मास। आई होप कि सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं। सो ये आ जाएगा। अब ये जो है आपका वेलोसिटी, ये होता है गैमा NAKB इंटू टी, ये R की वैल्यू है, गैमा तो है ही, T की वैल्यू भी वही है, यहाँ पे R होता है NAKB। R क्या होता है बेटा, NAKB। सुना है कि नहीं सुना यार, ये सब चीजें हैं यार, हो चुकी हैं यार, कम ऑन, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। सो ये होता है आपका व्हाट, V इक्वल्स टू गैमा NAKB T, NA क्या है, एवोगैड्रो नंबर, KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो R का फॉर्मूला याद रखिए। अब मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है। सो मॉलिक्यूलर मास जो है वो होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूलर मास इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे Na कैंसिल हो गया, तो अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मिल रहा है फाइनली वो हो रहा है गैमा KBT बाई M। तो अगर आप ध्यान से देखें तो गैमा कांस्टेंट है,
टेम्परेचर T कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो बचेगा सिर्फ m। सो यहां से हमें मिल रहा है, यहां से हमें क्या मिल रहा है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास, है ना। सो देयरफॉर VA बाई VB अगर किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ MB बाई MA, ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे A लिखा तो नीचे A आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर इसको मैंने V1 बाई V2 लिखा तो यहाँ पे M2 बाई M1 आएगा। सो M2 बाई M1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे इट वॉज सो ईजी एंड सो इंटरेस्टिंग, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोग आज के लिए स्टॉप करेंगे बच्चा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ये जो है ये पूरा PDF मैं जो है एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके फाइन, सो विल स्टॉप हियर। एंड हाँ, कल का याद रखिए, कल होली है, सो हैप्पी होली। एंड कल सुबह को जो है बेसिकली हमको पढ़ना है मैराथन, ठीक है। कल मैराथन है, तो आधी टेक्स्ट बुक जो है हम लोग फिजिक्स की बची हुई आधी टेक्स्ट बुक खत्म कर देंगे। लिसन, देखो फेस्टिवल मनाओ, ठीक है, पूजा करो, थोड़ा बहुत एक आध घंटा खेल लो, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि पढ़ाई को त्यागो मत, है ना। क्योंकि फेस्टिवल्स जितने भी होते हैं वो हर साल आते हैं और आएंगे ज़िंदगी में, और आपके फेस्टिवल अच्छे होंगे। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुइज्म में ये बात कही गई है, सनातन धर्म में ये बात कही गई है कि कर्म फॉलो करना वो धर्म से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो धर्म से भी बड़ा है कर्म, है ना। तो कर्म इस वक्त आपकी कर्म भूमि है, पढ़ाई इस वक्त कर्म भूमि है, ये एग्जाम्स जो हो रहे हैं, तो इस कर्म भूमि पे आपको इस रण में उतर के आपको जंग लड़ना है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जंग छिड़ चुकी है, तो फेस्टिवल्स जो है वो वेट कर सकते हैं, वो अगले साल भी मनाएंगे, आगे भी आएंगे आपकी जिंदगी में। पढ़ाई इस वक्त ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स मीट टुमारो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, ओके। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।